चलिए हम आपको इस चैप्टर में चल रहे हैं फिजिक्स में, जो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। मैंने कहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है तो उसको हम समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखा है इट स्टेट दैट एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ऑल अदर पार्टिकल्स विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। करा जितने भी तरह के पार्टिकल हैं पूरी धरती पे, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार हम जानते हैं कि जितने भी तरह के पार्टिकल है, हर पार्टिकल जो है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। एक फोर्स से, एक फोर्स होता है दोनों पार्टिकल के बीच में लगता है, जिस फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और ये जो दोनों पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है वो क्या होता है, दोनों पार्टिकल का जो मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके दोनों पार्टिकल के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको भी हम समझाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है एक m1 मास का बॉडी है, दूसरा क्या है m2 मास का बॉडी है। ये m1 एक मास दूसरे मास पे हमेशा क्या लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा आकर्षित करता है। इस m1 मास पे m2 मास क्या लग रहा है, एक फोर्स अपनी ओर खींच रहा है। देखो ये वाला इस m पे इधर अपनी ओर फोर्स लगा रहा है, इसका नाम है F12। क्या लिखा है, F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। पहले पे फोर्स किसके द्वारा, दूसरे पे। तो पहला पे दूसरा फोर्स लगा रहा है, तो पहला भी क्या करेगा, दूसरा पे अपनी ओर फोर्स लगाएगा खींचने वाला। तो ये जो पहला जो दूसरे पे फोर्स लगाएगा F21, क्या लगाएगा, F21 का मतलब दूसरे पे फोर्स किसके द्वारा, पहले के द्वारा। और M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस क्या लिए, R। ये दोनों मास के बीच का डिस्टेंस क्या लिया गया, R। ये R डिस्टेंस है। देखो लिखा है इफ F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 वेक्टर। मान लो ये जो F12 वेक्टर फोर्स, पहले पे फोर्स दूसरे के द्वारा, दूसरे फोर्स पहले के द्वारा, F21 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, F के, किसके बराबर है। तो उसके बाद क्या हम देखेंगे कि इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार ये दोनों बॉडी के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो दोनों का जो मास है M1 और M2, दोनों के मास के प्रोडक्ट M1 गुना M2 के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देख रहा है, उल्टा है, फोर्स जो है स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस दोनों को अगर कंबाइन कर दे, या फिर डायरेक्टली M1 टू M2 या फिर R स्क्वायर, दोनों को अगर कंबाइन, इसको मान लो इक्वेशन 1 इक्वल मान लो इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करो तो क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 गुना M2। ये दोनों के प्रोडक्ट का मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शन और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी फार्मूला क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 गुना M2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है कैपिटल G। क्या नाम है, कैपिटल G का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, इसको क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इस फार्मूला का बस याद रखना है, F इक्वल टू कैपिटल G M1 गुना M2 अपॉन R स्क्वायर। यानी फोर्स बराबर क्या होगा, कैपिटल G होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M1 है पहले बॉडी का मास, M2 है दूसरे बॉडी का मास, R क्या है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल मासेस और पॉइंट मासेस। ये जो फार्मूला है किस मास के लिए लागू है, जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल मासेस है और पॉइंट मासेस, उस तरह के मास के लिए फार्मूला लगता है। समझ रहा है, अभी इधर फोकस करो। अब अगला लिखा है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो अभी फार्मूला बताया है F इक्वल टू कैपिटल G M1 गुना M2 अपॉन R स्क्वायर, इसी का अगर हम वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं तो थोड़ा उसको समझा रहे हैं। वेक्टर चैप्टर पढ़ा दिया गया फिर इसमें पहले। देखो यहाँ पे लिखते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस। ये क्या हुआ, वाई एक्सिस, ये क्या होता है, ओरिजिन। यहाँ से मान लो यहाँ पे एक M1 मास का बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, M2 मास का बॉडी है। देखो M2 मास पे M1 मास कौन सा फोर्स लगा रहा है, F21 कौन सा फोर्स लगा रहा है, इस M2 मास पे पहले के द्वारा फोर्स लगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के द्वारा किस पे लग रहा है, 2 पे फोर्स, इसका नाम क्या होगा, F21। क्या नाम होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। दूसरे पे फोर्स पहले के द्वारा, तो ये भी क्या करेगा, पहले पे भी फोर्स लगाएगा, इसका नाम होगा F12। पहले पे फोर्स दूसरे के द्वारा। अब दोनों के बीच का जो एक पोजीशन, यहाँ पे देखो, यहाँ से M1 का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर कितना लिए, R1 वेक्टर, और यहाँ से M2 वेक्टर का क्या पोजीशन लिए, R2 वेक्टर। समझ में आ रहा। अब दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, देखो यार M2 मास पे जो पोजीशन वेक्टर क्या है, R12 वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 ड्यू टू 2। इधर देखो R21 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 ड्यू टू 1, ये R21 वेक्टर होगा। अब देखो इसी को लिखते हैं, लिखा है R12 वेक्टर। ये R12 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 मास का पोजीशन वेक्टर क्या ले लिए हैं, R12। क्या ले लिए जी, ये R12 वेक्टर किसके बराबर हुआ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। R21 वेक्टर क्या है, R21 वेक्टर जो ये लिए है, ये पोजीशन वेक्टर है M2 मास का। किसका है, M2 मास का। ये किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1। F21 वेक्टर क्या है जी, F21 वेक्टर यहाँ पे देखो क्या लिखा है, F21 वेक्टर क्या है, F21 वेक्टर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय
ऑन m2 बाय m1। देखो F21 वेक्टर है, m2 मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हो रहा है किसके द्वारा, m1 मास के द्वारा। F12 वेक्टर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो फर्स्ट m1 मास पे जो लग रहा है किसके द्वारा, m2 के द्वारा। अब देखो F12 वेक्टर किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F12 वेक्टर किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। पहले पे फोर्स दूसरे के द्वारा किसके बराबर होगा, माइनस कैपिटल जी m1 गुना m2 अपॉन इसके बीच का क्या होगा डिस्टेंस r21 का स्क्वायर, और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर क्या लेंगे r12 का। समझ में आ रहा। अब इस किसके बराबर होगा, माइनस कैपिटल जी m1 गुना m2 अपॉन इधर देखो r12 कैप लिखा, क्या लिखा है r12 कैप। r12 कैप मतलब हुआ यूनिट वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं किसी वेक्टर को, r12 वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर पहले से नीचे में r21 है, समझ में आ रहा, r21 है, यहाँ पे r21 और देखो ये r12 क्या होगा, ये जो r12 है यहाँ पे नीचे में क्या होगा, एक और r12 नीचे में आएगा, तो r21 का स्क्वायर था पहले, एक और r21 है, क्या हो गया क्यूब आ गया, और ऊपर में क्या रह जाएगा r12 वेक्टर। समझ में आ रहा। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन क्या चीज को बताता है, निगेटिव साइन सोल्यूशन। निगेटिव साइन क्या चीज को बताता है, उसके लिए 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया। पहला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ r12 इज अपोजिट टू दैट ऑफ r12 वेक्टर। इस फार्मूला में नेगेटिव साइन बता रहा है कि F12 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, उल्टा होगा किसके, R12 वेक्टर के। दूसरा पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव। और नेगेटिव साइन और क्या बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा है वो कैसा है, एट्रैक्टिव है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला। सिमिलरली ये तो फार्मूला आता है F12 वेक्टर का। अब दूसरा फार्मूला इससे बना सकते हैं F21 वेक्टर। F21 वेक्टर का क्या बताएंगे, माइनस कैपिटल जी m1 गुना m2 अपॉन r1 का क्या होगा, r21 था, तो अब यहाँ पे लिखेंगे r12 का होल स्क्वायर इंटू r21 कैप। फिर क्या लिखेंगे, F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस कैपिटल m2, ये इधर एक और आ जाएगा, तो r12 का होल क्यूब इंटू r21 वेक्टर। अब देखो ये जो F12 वेक्टर है और ये जो F21 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपस में बराबर होगा, बस साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा। r12 और r21 ये भी दोनों आपस में बराबर होगा, बस साइन क्या होगा, उल्टा होगा। क्या आगे देखो, इधर देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। अब देखो ये क्या बता रहा है, देखो F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, मतलब दोनों फोर्स F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर क्या बता रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है ना, पॉइंट डायरेक्ट। दो बॉडी के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वैसा मैग्नीट्यूड में क्या होता है, बराबर होता है। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, बराबर, जबकि डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो है फिजिक्स में, उसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। तो देखो इधर पिछले क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में जो पढ़ाए थे, एक फार्मूला पढ़ाए थे, दो, जैसे कोई ये बॉडी है जिसका मास क्या है m1, दूसरा मास क्या है बॉडी का m2, दो बॉडी अलग अलग है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर हमारे लिए, तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेवन क्या आता है, इक्वल टू कैपिटल जी m1 गुना m2 अपॉन r²। इसी को हम वेक्टर फॉर्म, इसी फार्मूला को लिखे थे, तो कैसे लिखे थे, ऐसे करके, जैसे F12 वेक्टर फोर्स ऑन 1 बॉडी पे दूसरे द्वारा फोर्स किसके बराबर होता है, माइनस कैपिटल जी m1 गुना m2 अपॉन r12 का स्क्वायर है ना, इंटू r12 का r21 का स्क्वायर होगा, r21 का स्क्वायर तो r12 का, ऐसे करके आया था फार्मूला। इसी को इसे लिख सकते हैं माइनस कैपिटल जी m1 गुना m2 है ना, इसी को लिख देते हैं r12 वेक्टर बटा r21। ये फार्मूला आया था F12 और फिर F21 का इसी का उल्टा कर देंगे, तो एक फार्मूला कल हम बताए थे, दो बॉडी के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। नेगेटिव साइन क्या बताता है, दोनों फोर्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, समझना, रिपल्सिव फोर्स कभी नहीं होता है। देखो यार, अब इसी में जो एक कांस्टेंट आया था ना, ये देखो ये कैपिटल जी, देखो जाना कैपिटल जी जो है, इसी कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस फार्मूला में जो कैपिटल जी आता है इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज स्केलर क्वांटिटी, तुमसे पूछेगा परीक्षा में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तुमसे पूछेगा इसका वैल्यू कितना होता है, कैपिटल जी का मान कितना लेते हैं। तो दो तरह का मान है, SI सिस्टम है, SI सिस्टम है। SI सिस्टम में कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना लेते हैं, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
इसी को सीजीएस सिस्टम में कैपिटल जी का मान लेते हैं 6.67 गुना 10 के पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। समझ में आ रहा? आगे देखो, इसका पूछेगा डायमेंशन। देखो इसको याद नहीं करना है, डायमेंशन निकालने के लिए हमेशा फार्मूला पे जाना है। फार्मूला अगर पता है तो आराम से यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं। हम देखो दिखाते हैं। तो फार्मूला क्या है? F इक्वल टू कैपिटल जी m1 गुना m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। इसमें किसका डायमेंशन निकालना है? कैपिटल जी का। इसके नीचे क्या है? एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस। अगर इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं fr स्क्वायर होगा। इसको ये किसके बराबर होगा? कैपिटल जी m1 गुना m2। यहाँ से कैपिटल जी क्या हो जाएगा? कैपिटल जी बराबर क्या होगा? fr स्क्वायर बटा m1 गुना m2। आप देखो कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना है, इसे बड़ा ब्रैकेट में डालो। इधर जान दो फोर्स। सुनो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? पहले पढ़ा चुके हैं, mLT-2 क्या होता है? क्या होता है जी? फोर्स का डायमेंशन निकालना भी सिखाए थे। फोर्स इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन, फार्मूला से तो निकाल सकता है। आता है कितना? mLT-2। r है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l का स्क्वायर बट्टा 2 बार मास है तो m का स्क्वायर। अच्छा बचा, एक मास से एक मास कट गया, इस मास को ऊपर भेजो, क्या जाएगा? m के पावर -1। अच्छा यहाँ पे l क्या छोड़ा? 2 गो एगो इधर 3 गो हुआ। t क्या हुआ? -2 यही लिखा हुआ m-1 आगे आगे नहीं। फार्मूला पता रहेगा, हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके डायमेंशन आराम से निकाल सकते। आगे देखो, ये देखो इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। कह रहा है ये जो कैपिटल जी का जो मान है, जैसे सीजीएस सिस्टम ऐसा सिस्टम है, हमेशा पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हमेशा एक ही जैसा होता, बदलता नहीं है। जी कैपिटल जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी छोटा लिया है कि बॉडी बड़ा लिया, उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका मान इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इवन अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन। दोनों बॉडी के बीच का मीडियम क्या है? मध्यम क्या है? बीच में दोनों बॉडी के बीच में पानी भरे कि हवा भरे कि क्या है, कोई इस बात पर डिपेंड नहीं करता। इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। इस वैल्यू वाज फर्स्ट फाउंड आउट बाय साइंटिस्ट। कह रहा है कैपिटल जी का मान सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसके द्वारा निकाला गया। इस वैज्ञानिक का क्या नाम है? हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है? हेनरी कैवेंडिश। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का सबसे पहली बार वैल्यू पता कौन लगाया? हेनरी कैवेंडिश, वैज्ञानिक का नाम है। विद द हेल्प ऑफ टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगाया? टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट कौन किया? हेनरी कैवेंडिश। और इस टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से किसका मान निकाला? कैपिटल जी का। किसका मान निकाला? कैपिटल जी का। आगे देखो, अब ये जो कोर्स का फार्मूला कल पढ़ा रहे थे, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इस पे कैसा सवाल आता परीक्षा में थे, इस फार्मूला पे कैसा सवाल आता परीक्षा में, भी हम पता बनाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल बातें बताते। देखो ये ध्यान दो बोर्ड पे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तुमसे पूछेगा बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव? हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव। क्या होता है? अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, हेंस दे ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कहने का मतलब देखो, जैसे देखो एक मास क्या लिए m1, मास वाले बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये m2 वाला बॉडी m पे क्या करेगा? इधर अपनी ओर एक फोर्स लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये भी बॉडी इसको क्या करेगा? अपनी ओर इधर लगाएगा, उल्टा अपोजिट। नहीं बोला था कि न्यूटन थर्ड लॉ समझाते हैं, एक जहां पर इधर से मारेगा तो जितना चोट लगेगा उधर से नहीं लगेगा, इसलिए बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन कॉम्प्लेक्स में होता है, यानी न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू मास। दोनों मास के बीच में कैसा मीडियम रखें, इस मीडियम के नेचर पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स दैट दे एक्ट अलोंग द लाइन रनिंग इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टू बॉडी। दोनों बॉडी के जो सेंटर ऑफ लाइन जो है दोनों के बीच को जो ज्वाइन कर रहा है उसको उस पर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स। चलो आगे देखते हैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पार्ट। पहले हम बता चुके हैं दो तरह का फोर्स होता है, एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव, एक को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आ रहा? और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, यानी वर्क डन जो होगा वो पार्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। आगे देखो, इफ एनी पार्टिकल मूव्स अलोंग ए क्लोज पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज ऑलवेज जीरो फॉर द राउंड ट्रिप। कोई पार्टिकल है क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे सर्किल में मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उस पूरे क्लोज पाथ में क्या होगा? क्या होगा? जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। कह हमको बताया थे 4-5 तरह का फोर्स होता है। एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आ रहा?
ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स, तो उसमें सबसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वीकर माना जाता है। क्या माना जाता है? वीकर। ग्रेविटेशनल फोर्स कम जो है, स्ट्रेंथ जो होता है काफी कम होता है। किससे वीकर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूक्लियर फोर्स। Force developed between any two masses is called gravitational force and force between earth and any body is called force of gravity। कहा देखो दो मास के बीच, कोई भी दो बॉडी के पास अगर मास है तो दोनों मास वाले बॉडी के बीच में अगर जो फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अर्थ पृथ्वी जो है किसी बॉडी को अपनी ओर खींचता है, जानते हो ना, पृथ्वी जो होता है किसी बॉडी को अपनी ओर खींचता है, तो वो जिस फोर्स से खींचता है ना उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये दोनों एक जैसा चीज नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग है। दो मास वाले बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाता हुआ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे देखो, the total gravitational force on a particle due to a number of particles is the resultant of the force of attraction exerted on given particle due to individual particle, that is a vector is called F1 vector plus F2 vector plus F3 vector, it is the principle of superposition is valid। इसका मतलब क्या होगा? इतना जो काम दे, मान लो कोई बॉडी है, समझा, उसमें फोर्स लग रहा है F1, किसी दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? F2, तीसरा फोर्स लग रहा है F3, चौथा फोर्स लग रहा है F4, F5, F6, ऐसे बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है। तो क्या बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल फोर्स यहाँ वेक्टर निकालेंगे, जितना फोर्स आएगा सबको आपस में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? पहला फोर्स F1 वेक्टर, दूसरा फोर्स F2 वेक्टर, तीसरा फोर्स F3, सबको आपस में क्या करेंगे? इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, टोटल फोर्स निकालने के लिए बाकी सारे फोर्स को जोड़ दिया जाता है। समझना है? इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, that is gravitational force between two particles is independent of the presence or absence of other bodies or particles। ग्रेविटेशनल फोर्स और दो बॉडी इंटरेक्शन, हमेशा दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स है ना। ये इस बात पे इंडिपेंडेंट होता है कि अदर कौन पार्टिकल है, तीसरा कौन पार्टिकल है कि नहीं या नहीं है, उस बात पे डिपेंड नहीं करता। हमेशा जिस दो पार्टिकल के बीच में लगता है उसी बात पे डिपेंड करता है। तो देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे हम ये जो फार्मूला सब भी हम बता रहे हैं, 2-3 फार्मूला, इसमें बेस्ट कैसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में आपको अगले दिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे।